बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरा हफ्ता खत्म हो चुका है। हम फुटबॉल लीग्स के बारे में बात करेंगे। दुनिया की अलग अलग लीग्स में क्या कुछ हुआ, दुनिया के चर्चित खिलाड़ियों की तरफ से जो खेल था उससे जुड़े क्या बयान सामने निकल कर आए, और इसके अलावा भी सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं होगी बल्कि इर्द गिर्द भी क्या कुछ रहा उनके, उसकी भी बात करेंगे। ट्रांसफर्स को लेकर भी, क्योंकि अब आखिरी हफ्ता शुरू होने जा रहा है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस हफ्ते की 5 बड़ी खबरें क्या हैं उनका रुख करते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। जी, पहली खबर, एम्बापे और मेसी के बीच क्या कुछ सब कुछ ठीक है। ये एक थ्योरी बहुत ज्यादा इस वक्त पे ट्रैवल कर रही है। हैरी केन के पास आखिरी हफ्ता बचा है, मैन सिटी जाएंगे या नहीं। चेल्सी, लिवरपूल, टॉटनम की जीत जारी है। आर्सेनल, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना पर सवाल उनकी परफॉर्मेंस को लेकर है। और यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इस बार कौन होगा? 3 नाम जिनको लेकर के बड़ी चर्चा है। ये नाम ऑब्वियसली एनगोलो कांते का इसमें नाम है, जॉर्जिनो का नाम इसमें है। दोनों एक ही क्लब के लिए खेलते हैं। देश के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक इटली के साथ हैं और दूसरे जो हैं वो फ्रांस के साथ हैं। केविन डी ब्रुयने, इनका भी नाम है, पिछले साल भी था। तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कौन हो सकते हैं, आप लोग भी बताइएगा। लेकिन अगर हम शुरुआत से शुरू करें, मेसी और एम्बापे के बीच क्या सब कुछ ठीक है? और जब आप मेसी की बात करते हो तो इस वक्त पे 2 खबरें हैं जो मेसी को लेकर के इस वक्त पे चल रही हैं पेरिस में। पहली, मेसी आखिर पीएसजी की टीम में खेलेंगे कब? लीग 1 के 2 मुकाबले हो चुके हैं। हमने दोनों ही मुकाबलों में जो है, चाहे आप खास तौर पे जो हमने स्ट्रासबर्ग के खिलाफ मुकाबला देखा और उसके बाद जो हमने ब्रेस्ट के खिलाफ मुकाबला देखा, वो मुकाबला दोनों में ही जो है हमने देखा मेसी नहीं खेल पाए थे। मेसी नहीं खेल रहे हैं या उनके खेलने पर अभी फिटनेस को लेकर के कोई कंसर्न है? इसको लेकर के पहली बात तो ये कि पोचेटिनो हमेशा से फिटनेस को लेकर के बहुत ज्यादा उनके लिए कहा जाता है, वो बड़ी मान्यता देते हैं उस सारी की सारी चीज को कि फिटनेस वाइज प्लेयर को किस तरीके से होना चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या मेसी 29 तारीख वाला मुकाबला खेलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वो खेल शायद इसलिए भी नहीं रहे हैं क्योंकि 3 अभी उन्होंने प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किए, जबकि पोचेटिनो और जो पीएसजी मैनेजमेंट है वो चाहता है कि वो फिटनेस वाइज थोड़े से और रवा हो जाए। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कोपा अमेरिका खेलने के बाद 1 महीने का ब्रेक है और उसके बाद वो ट्रेनिंग सेशंस में उस तरीके से अभी उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद जो एक बड़ी बात यह और आती है कि इंटरनेशनल ड्यूटीज के लिए उन्हें जाना है, और उसके बाद जब वापस आएगी पीएसजी की टीम, अपने होम गेम्स खेलेगी पार्क दे प्रिंस में, तो फिर कहीं ना कहीं आप मेसी को खेलता हुआ देख सकते हैं। बड़ी खबर यही है कि 29 तारीख या फिर इंटरनेशनल ड्यूटीज के बाद, एक इंटरनेशनल क्लॉज है इस बार उनकी पीएसजी वाली साइनिंग में जो हुआ था, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक अर्जेंटीना क्लॉज है कि भाई आपको इंटरनेशनल मैचेस खेलने जाना है, आप जा सकते हैं बीच में। आपको फ्रेंडली मैचेस खेलने जाना है, वो भी आप खेलने जा सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। तो पहला सवाल तो ये था। दूसरा एम्बापे को लेकर है। एम्बापे को लेकर के आपको पता है कि वो खलीफी को भी इस बारे में बता चुके हैं कि उन्हें उस तरीके से खेलने का जो इच्छा है पीएसजी को लेकर के, उस पर तो कोई संशय नहीं है। लेकिन जेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना या उस तरीके से कि अब वो जाना चाहते हैं, ये खुलकर वो कई बार अब कह चुके हैं एम्बापे। और इसके अलावा भी अगर आप एम्बापे को लेकर के देखेंगे तो आखिरी हफ्ते में भी ट्रांसफर के ये चर्चा बहुत आम है कि क्या वो रियल मैड्रिड जा सकते हैं। एम्बापे को लेकर हमें पता है जो ईगो इश्यूज की बात भी सामने निकल कर आई थी यूरो से, वो भी बहुत ज्यादा थी। ओलिवर जिरू के अगेंस्ट जो कुछ सामने निकल कर आया था वो भी हेडलाइंस बना चुका था उस वक्त पे। ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा भी कई लोग कह रहे हैं जी पीएसजी जो तस्वीरें डाल रही है सोशल मीडिया पर, उस पे अलग अलग लाइक्स हैं। नेमार लाइक कर रहे हैं, डी मारिया लाइक कर रहे हैं, लेकिन मेसी की पोस्ट पे एम्बापे का कोई लाइक नहीं है। ये भी एक थ्योरी चल रही है और इसको आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगा। तो कुल मिलाकर एम्बापे और मेसी के बीच क्या कुछ सब कुछ ठीक है। ये तस्वीरें हालांकि बड़ी जबरदस्त थी जो पहले ही सेशन के दौरान सामने निकल कर आई थी, लेकिन इसके अलावा क्या एम्बापे और मेसी के बीच कुछ इश्यूज हैं? पहले तो नहीं खेले हैं दोनों एक ही क्लब के लिए, लेकिन जो ईगो की बात सामने निकल कर आती है एम्बापे की, वो बड़ी जो है एक तरीके से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। और ये अगले साल तय माना जा रहा है क्योंकि आखिरी साल है उनके कॉन्ट्रैक्ट का कि एम्बापे अलग हो जाएंगे। ये हम भी मानते हैं कि इस साल कम से कम एम्बापे, मेसी और नेमार, इनका ये जो ट्रियो है ये निश्चित तौर पर दिखना चाहिए। एमएनएम जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है, एक वक्त पे बेल, रोनाल्डो और बेंजेमा की बड़ी चर्चा हुआ करती थी, रोनाल्डो, रोमारियो और रोनाल्डिनो की भी बड़ी चर्चा हुआ करती थी, और मेसी, सुआरेज और नेमार के ट्रियो की भी बहुत चर्चा हुआ करती थी। ये कुछ चर्चित ट्रियो हैं अगर आप 21वीं सदी को देखें तो। खैर, ये जो कुछ भी होगा इस पर साफ चीजें हो ही जाएंगी। जैसे जिरू वाला मसला
छुपा नहीं, एक ही टीम में होते हुए, तो ये तो फिर भी क्लब का मसला है। कुछ भी मतभेद होंगे तो बहुत जल्दी सामने निकल कर आते हैं। ये थी हमारी कवर स्टोरी, इस पर हमने सबसे ज्यादा वक्त दिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी अगली स्टोरी की। हमारी अगली स्टोरी हैरी केन से जुड़ी हुई है, और जैसा आप देख भी रहे हैं एचएल में, मतलब हेडलाइंस में, कि हैरी केन के पास अब आखिरी हफ्ता है। किस चीज का आखिरी हफ्ता है आपको पता है? मैन सिटी उनको लेकर के बड़ी दिलचस्पी दिखा रही थी। मैन सिटी ने जैक ग्रिलिश को लेकर के भी जो है वो हमने देखा कि चीजें बदली हैं उस वक्त पे भी, लेकिन अगर आप हफ्ते देखें और पेप की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो, तो आपको एक जवाब वहां से मिलता हुआ नजर आता है कि हमारे पास से जो है वो सर्जियो अग्वेरो गए, तो एक नाम जिसके लिए हम लुक फॉरवर्ड टू कर रहे थे वो जैक ग्रिलिश का नाम है। हमें लगता है कि पिछली बार भी हमने जो है वो प्रीमियर लीग जीती थी, इस बार भी हम जीत सकते हैं। मुझे मेरी टीम में कोई खामी नजर नहीं आती है। तो बहुत ही ओपनली अब पेप ये कह रहे हैं कि जी हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आप हैरी केन को भी देखें तो वो टॉटनहम के लिए बीते दिन वाले मुकाबले में आखिरी के कुछ मिनटों में खेलते हुए नजर आए। इससे पहले वाले मुकाबले में मैन सिटी के अगेंस्ट वो नहीं उतरे थे, यहां तक कि वो शायद उस दिन स्टेडियम में भी नहीं थे, ऐसी भी कुछ खबरें सामने निकल कर आई थी। तो फाइनली अब आखिरी एक हफ्ता बचा है। बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अब किसी तरह की किसी ट्रांसफर की बात को आप संभावित समझें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि 3 साल अभी बाकी है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, टॉटनहम के साथ, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। और अगर आप देखें ये नुनो सैंतोस जो कि नए एक तरीके से मैनेजर नियुक्त हुए हैं टॉटनहम के, उनके लिए भी जस्टिस होगा, क्योंकि उनसे बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया जाता है लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो डिफेंड करने की बड़ी कोशिश करते हैं इस पूरे के पूरे मसले में कि मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिक्कत होती हुई नजर आती है। तो ये हमारी दूसरी हेडलाइन थी, जहां पर अब यह साफ हो चुका है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है कि क्योंकि टॉटनहम के पास भी फिर उनको भी ढूंढना पड़ेगा जी कोई एक स्ट्राइकर जो नंबर 9 की भूमिका निभा सके उनके लिए। और मैन सिटी के पास अब मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली फिर उनको 5-0 की जीत भी मिल गई, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल ये मुझे लग रहा है कि अब होने नहीं जा रहा है, जो कि मच अवेटेड ट्रांसफर की खबरें थी। तो हैरी केन मुझे लग रहा है टॉटनहम में ही रहेंगे, आखिरी हफ्ते शायद ही कुछ हो। तीसरी हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं और अब हम मैचेस की तरफ जा रहे हैं। चेल्सी लिवरपूल टॉटनहम की जीत जारी है। जी हां, चेल्सी जबरदस्त मुकाबला आर्सेनल के अगेंस्ट जीत हासिल करती है। लिवरपूल को जीत मिली है और चेल्सी और लिवरपूल ही इस समय नंबर 1 नंबर 2 की जंग में लड़ रही हैं। इस तस्वीर को अगर हम पूरी स्क्रीन पर दिखा पाएं तो बेहतर तरीके से हमारे दोस्त समझ पाएंगे। आर्सेनल पर आगे बात करेंगे क्योंकि आर्सेनल भी हमारी हेडलाइन का हिस्सा है। चेल्सी की जीत को अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त, और चेल्सी की जीत इसलिए भी खास है, स्कोर डेटा आप सब कुछ देख सकते हैं। चेल्सी की जीत क्यों खास है? चेल्सी की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि अगर आप डेटा के लिहाज से देखें, पुरानी आउटिंग्स देखें, तो आपको पता चल पाएगा कि आर्सेनल के अगेंस्ट, खासतौर पे आर्सेनल के बैकयार्ड में चेल्सी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती थी। बीती 3 शायद हार है जब जब ये टीम वहां गई है, लेकिन इस बार जीत मिली है, जबरदस्त जीत मिली है। रीस जेम्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस, और एक खिलाड़ी जिसका नाम बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, लुकाकू जिस तरीके से, जिस फॉर्म से आ रहे थे इंटर मिलान के साथ, जो वो कैरी कर रहे थे, ऑब्वियसली जबरदस्त थी, और इस फॉर्म को उन्होंने यहां पर भी दिखाया है और उनसे बड़ी उम्मीदें, बहुत हाईली रेट किया थॉमस टुकेल ने भी उन्हें। इस मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिकली भी मार खाई आर्सेनल की टीम। आर्सेनल पे आएंगे तो वहां पर बात करेंगे, लेकिन चेल्सी की टीम ने जिस तरीके से कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाई, जिस तरीके से चढ़कर खेली, और लुकाकू जिस तरीके से, हम वो कह रहे थे ना बीते सीजन, हम लगातार बात करते थे कि यार वो नंबर 9 एक तरीके से ये टीम मिस कर रही है कि भाई आगे से कौन इस टीम को जो है, टीमो वर्नर ऑब्वियसली वहां पर थे, हैवर्ट्ज ने गोल स्कोर किए हैं, इसके अलावा भी हम मेसन माउंट को भी देखते हैं गोल स्कोर करते हुए, लेकिन वो एक प्रॉपर खिलाड़ी जो कि जिम्मेदारी ले, वो खिलाड़ी इस टीम में नजर नहीं आ रहा था। अब लुकाकू के आने से ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रीस जेम्स की जितनी तारीफ की जाए कम, लेफ्ट बैक की भूमिका में थे। अगर आप खास तौर पे विंग्स में देखें, फ्लैंक्स में देखें, उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त तरीके से उन्होंने भी खेल दिखाया है। और अभी तो एनगोलो कांते नहीं आए थे, हम टीमो वर्नर की भी बात कर सकते हैं कि वो भी नहीं है। चालोबाओ इस टीम के साथ अभी नहीं थे, जो कि एक तरीके से अगर आपने सुपर कप देखा हो और पहला मुकाबला देखा हो क्रिस्टल पैलेस के साथ, तो आप देखेंगे कि जबरदस्त उनकी भूमिका थी। लेकिन हमने ये एक तरीके से देख लिया कि चेल्सी की टीम के पास इस बार डेप्थ बहुत है। चेल्सी से आगे बढ़े, लिवरपूल ने भी जीत हासिल की है, और लिवरपूल की टीम की परफॉर्मेंस को भी अगर आप देखें तो जबरदस्त इस टीम की परफॉर्मेंस है। जोटा एक बार फिर से स्कोरिंग शीट में, माने एक बार फिर से स्कोरिंग शीट में, 2-0 आप देख सकते हैं कि ये टीम जो है वो जीती है बर्नले के अगेंस्ट। और इस टीम का भी अगर आप, जैसा मैं लगातार कहता हूं कि वर्जिल वैन डाइक के आने से एक तो इस टीम को बैलेंस मिल गया है, और दूसरी बात ये कि इस बार लिवरपूल ने शुरुआत से ही दिखा दिया यार। आमतौर पर हम बीते 1-2 सीजन्स में अगर आप देखें, हालांकि 2018-2019 उनका जबरदस्त गया था,
लेकिन इस सीजन एक बार फिर से लग रहा है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो सारी की सारी जो लूप होल्स आप जिसको कहते हैं, जो वर्जिल वैन डाइक के जाने से चला गया था एक तरीके से, वो अब बहुत ज्यादा स्टेबलाइज ये टीम लग रही है। और फिर आगे हम जिस तरीके से बात करते हैं, चाहे आप जोटा की बात करें, माने की बात करें, है ना, फर्मिनो की बात करें, इसके अलावा आप साला की बात करें, ये निश्चित तौर पर एक जबरदस्त तरीके की टीम है जो परफॉर्म भी उस हिसाब से कर रही है। साला की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जिन्होंने पहले ही मैच में स्कोर करके बता दिया था और असिस्ट भी रहे हैं उनके, उनका गेम भी बड़ा शानदार लग रहा है। तो उनसे भी एक बार फिर से जो है वो बड़ी उम्मीदें होंगी। लिवरपूल का भी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, 1 और 2 में ये दोनों टीमें हैं, चेल्सी लिवरपूल। अब हम तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी टीम यानी हम बात करेंगे टॉटनहम की, जिन्होंने पहला ही मैच जो है वो मैन सिटी को हराया था और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने वोल्स के खिलाफ लगातार जीत हासिल की है। इस मुकाबले में आप नतीजा तो देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस मुकाबले से निकल कर आई वो आप वही तस्वीर देखेंगे कि आखिरी के कुछ मिनटों में हैरी केन का मैदान पर उतरना ये बता गया कि अब मुश्किल है कि हैरी केन जो है वो मैन सिटी जाएंगे। और इस लिहाज से, जैसा मैंने पहले भी कहा, नुनो सैंतोस की एक बड़ी जो टेंशन थी, जो बड़ी फिक्र थी उनकी कि भाई आखिरी वक्त में, अगर आप आखिरी वक्त में भी, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरी टीम के खिलाड़ी कौन होंगे, ट्रांसफर के लिहाज से कह रहा हूं, और लीग की शुरुआती दौर में भी अगर मुझे एक प्रॉपर टीम नहीं दी जाएगी तो मैं प्लान कैसे करूंगा कि ये मेरा खिलाड़ी होगा जो आगे तक मुझे लेकर जाएगा। फिर चाहे आप उसे चैंपियंस लीग के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो 26 तारीख को उसका ड्रॉ भी आ जाएगा, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। तो उस लिहाज से ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त था और वो तस्वीर निश्चित तौर पर, जैसे ही हैरी केन अंदर आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आपने देखा कि एक ऐसा मोमेंट है जिसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया गया। और वो इस वजह से क्योंकि एक तरीके से यहीं पर बड़े हुए हैं, यहीं पर उन्होंने, कहते हैं ना, फुटबॉल का ककहरा सीखा है और वहीं से जो है चीजें आगे बढ़ती गई उनके लिए। तो ये जीत उनको भी मिली है और 1-0 की ही जीत है। बीते मुकाबले में भी 1-0 से जीत गए थे, लेकिन वो जीत क्योंकि मैन सिटी के अगेंस्ट आई थी तो बड़ी जीत थी। तो एक पहला हर्डल पार किया है और ये निश्चित तौर पर इन तीनों टीमों के लिए जबरदस्त जीत है। खासतौर पर चेल्सी को आने वाले समय में बड़े मैचेस खेलने हैं, उनको भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं उन टीमों की तरफ जिन्होंने डिसअपॉइंट किया है, और डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ हार के लिहाज से नहीं होती है बल्कि ड्रॉस के लिहाज से भी होती है। हमारी अगली हेडलाइन का हिस्सा आप देख सकते हैं, जो खबर बन रही है वो है आर्सेनल की टीम, रियल मैड्रिड की टीम और बार्सिलोना की टीम जो है वो हमारी अगली हेडलाइन का हिस्सा है। एक बार आप इसे फुल फ्रेम भी दिखा दें तो बेहतर रहेगा ताकि लोग समझ पाएं। ये जी आर्सेनल, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना पर एक तरीके से सवाल है। और आर्सेनल की अगर फिर से बात करें, अगर हम जो तस्वीर हमने दिखाई थी चेल्सी के अगेंस्ट उस पर आए तो आप स्टैट्स के लिहाज से भी समझ सकते हैं सारी की सारी टीम को। और इसके अलावा अगर आप देखें, ऑब्वियसली अर्टेटा पर अब बड़े सवाल होंगे क्योंकि हमने देखा है कि उन्हें एमरी हो या फिर वेंगर के जो आर्सन वेंगर थे उनके बाद उन्हें एमरी आए थे, और अब हम ये देख रहे हैं कि अर्टेटा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको सैक करने की बात कही जा रही है। पहले मुकाबले में ही हार के बाद जो है उन्हें एक तरीके से ये कह दिया गया था कि भाई आप डिजर्व नहीं करते हो। बहुत जगह सोशल मीडिया पर ऐसी बातें थी, हालांकि हम अभी भी मानते हैं कि उन्हें मौके दिए जाने चाहिए, सारे खिलाड़ी उनके साथ नहीं है। बेन वाइट के मसले पर हमने देख लिया कि उनको कोविड की शिकायत हो गई, उससे पहले भी कोविड के इश्यूज भी हैं और इंजरीज के इशू भी हैं। ऑडिगार्ड वापस आए टीम में, तो ये निश्चित तौर पर हमें लगता है कि एक नए तरीके का बैलेंस जरूर देगा टीम को। लेकिन फिर भी 137 मिलियन पाउंड अगर आप खर्च कर रहे हैं और सबसे खासतौर पर इंग्लिश प्रीमियर लीग की सबसे खर्चीली टीम अगर आप इस बार हैं, तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये टीम बहुत आगे तक जाने का दम रखती है। आपने पिछली बार 8वें नंबर पर फिनिश किया था, आप 6-7 पर आ जाओगे। इससे ज्यादा अगर आप आते हो तो मेरे लिए सरप्राइज होगा, आर्सेनल के फैंस के लिए माफी। इसके बाद रियल मैड्रिड की तरफ तेजी से चलते हैं और रियल मैड्रिड ने पिछले मुकाबले में बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें और रियल मैड्रिड का परफॉर्मेंस अगर आप देखें 3-3 रहा, लेकिन रियल मैड्रिड की टीम से आप खासतौर पे, क्योंकि हमने देखा एक रेड कार्ड भी हो गया था, 10 मैन से भी अगर आप सामने वाली टीम को नहीं हरा पा रहे हैं। विनीशियस जूनियर के 2 गोल, इसके अलावा गैरेथ बेल का 1 गोल था, बेल का गोल जबरदस्त था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना चाहिए। और बेंजेमा ने जिस तरीके से, एक वो गोल आपको याद होगा, बेल ने बिल्कुल एक रन लगाया था बार्सिलोना के अगेंस्ट और स्कोर कर दिया था इंडिविजुअली, लेकिन यहां पर भी उसी तरह का रन जो है वो बेंजेमा लगाते हैं। उतना तेज रन तो नहीं था, लेकिन उसी तरीके का एक रन था और वो क्रॉस देते हैं बेल को, और बेल की शानदार फिनिश, स्मूथ फिनिश। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा था अगेन बेंजेमा और बेल का। ये कॉम्बिनेशन क्योंकि इस मुकाबले में चलता नहीं दिखा, पहला गोल जरूर आ गया था एक तरीके से आप देखेंगे दोनों के कॉम्बिनेशन से, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो ये चीज उस तरीके से रंग लाती हुई नहीं नजर आई। बीता सीजन जिस तरीके से था रियल मैड्रिड का, उसको देखकर तो ये लगता है कि भाई एंचेलोटी के लिए जो है वो एक बड़ी चुनौती है सामने। तो रियल मैड्रिड के परफॉर्मेंस से पहला मैच जबरदस्त था और ऐसा लगा सब कुछ वापस आ रहा है और रियल मैड्रिड उसी तरीके से खेलेगी
लेकिन दूसरे मैच में फिर सवाल खड़े हो गए। मैं डिसअपॉइंटेड हुआ इस मुकाबले को देखने के बाद, आप हुए या नहीं जरूर बताइएगा। आगे चलें, बार्सिलोना की टीम निश्चित तौर पर यह तो जरूर समझ में आ रहा है कि मेसी के जाने के बाद, अगेन ये भी ड्रॉ खेलते हैं 1-1, मेसी के जाने के बाद ये तो जरूर समझ आ रहा है कि फॉरवर्ड लाइन में अब उस तरीके का स्ट्रेस नहीं है, या मिडफील्ड में भी उस तरीके का स्ट्रेस नहीं है कि भाई एक ही खिलाड़ी के लिए गेंद बनानी है, उसका नाम है लियो मेसी। अब ऐसा नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि चीजें जो है वो ग्रीजमान के लिए भी बेहतर हो रही हैं। खासतौर पे उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको लेकर के अब आप कह सकते हैं जी कि हाँ यार, इस खिलाड़ी पे काफी ज्यादा जो है वो दारोमदार है सारी की सारी चीजों का। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो चीजें फ्रंट लाइन पर तो फिर भी ठीक नजर आ रही है, लेकिन डिफेंस अगर इतना ही वीक रहा इस टीम का तो फिर मुझे नहीं लगता है यार कि बार्सिलोना को आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ देखोगे, चाहे आप चैंपियंस लीग की बात कर लीजिए, चाहे आप ला लीगा की बात कर लीजिए, क्योंकि डिफेंस में ऑब्वियसली कमजोरी लग रही है। और मैं तो डिफेंस के अलावा भी सर्जियो बुस्केट्स जैसे खिलाड़ी, जिसको लेकर के हमेशा ये कहा जाता है कि भाई ये खिलाड़ी वहां रहता है जहां पर गेंद रहती है, बुस्केट्स में भी अब उस तरीके का गेम नहीं दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी अगर किसी बार्सिलोना के फैन को नाराजगी हो रही हो अगर मेरी इन बातों से, लेकिन मुझे बार्सिलोना की टीम में उस तरीके का वो डिफेंस नहीं दिख रहा है जिसके लिए वो हमेशा से जानी जाती है कि भाई डिफेंस भी स्ट्रांग है। इसके अलावा खास तौर पर गोल स्कोरिंग में हाँ आगे मुझे ऐसा लग रहा है फ्रंट लाइन पे कि इस टीम के पास वो दबाव हट गया है कि एक ही खिलाड़ी के लिए बॉल बनानी है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हर खिलाड़ी के पास है। और गोल स्कोरिंग के भी अगर आप देखें तो रेशियोज बढ़ गए हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिहाज से। तो ये आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी बार्सिलोना की डिफेंस लाइन और फ्रंट लाइन में ये फर्क दिख रहा है या नहीं। हमारी आखिरी हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल मैचेस भी हैं, ये भी एक बार आप फुल फ्रेम दिखा दें तो बेहतर रहेगा। यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, जी हाँ, इस हफ्ते ये भी एक चर्चा का विषय रहा क्योंकि रेटिंग्स आ गई, वोट्स आ गए, और उस लिहाज से जो टॉप 3 नाम सामने निकल कर आते हैं वो, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया था, एनगोलो कांते एक बड़ा नाम रहेंगे। हालांकि ये तस्वीर आप जॉर्जिनो की देख रहे हैं। अगेन अगर हम इस तस्वीर पर रहें, जॉर्जिनो की तस्वीर पर रहें, और आपको ये बताएं कि इस खिलाड़ी ने ऑब्वियसली चैंपियंस लीग जिताने में इसका एक अहम रोल रहा है, लेकिन इनके परफॉर्मेंस की, एक अच्छे परफॉर्मेंस की एक वजह एनगोलो कांते हैं, ये एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यूरो जिताया है अपनी टीम को, अगर हम वापस जॉर्जिनो पर रहें, उन्होंने निश्चित तौर पर यूरो भी जिताया अपनी टीम को, और फिर सुपर कप एक तरीके से वो भी आप उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, पहली बात ये कि आपने चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंस क्या रहा, प्रीमियर लीग में भी ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, और इसके अलावा आपने जो है वो यूरो भी जिता दिया अपनी टीम को, तो ऑब्वियसली एक फ्रंट रनर है। इसके अलावा अगर हम एनगोलो कांते की तरफ बढ़ें तो कांते चैंपियंस लीग जिताने में चेल्सी को कांते का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 मैन ऑफ द मैच उन्होंने लिए हैं, सेमीफाइनल्स में उनकी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी रही थी। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि जॉर्जिनो को बेहतर करने के लिए एनगोलो कांते की परफॉर्मेंस बड़ी मायने रखती है, और यह खिलाड़ी निश्चित तौर पर एक तरीके से इंजन रहा है चेल्सी की टीम के लिए। और फ्रांस की टीम ने भी बीते कुछ समय में जो कुछ हासिल किया है उसमें भी आप इनका एक अहम रोल मानेंगे, प्रीमियर लीग में भी, क्योंकि चेल्सी नंबर 1 फिनिश नहीं कर पाई, तो उस तरह से बात करनी बहुत ज्यादा दिलचस्प नहीं है। हाँ, जो अगला खिलाड़ी है यानी केडीबी, केविन डी ब्रुयने, उनको लेकर के ये बहुत ज्यादा चर्चा है कि भाई उनके नाम पर मोहर लग सकती है। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि प्रीमियर लीग में उनकी टीम नंबर 1 फिनिश करी है। बीते सीजन भी वो नॉमिनेशन में थे, लेवरडाउन्स्की जीत चुके थे, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। खासतौर पर बेल्जियम की टीम के लिए अगर आप उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, वहां पर भी उनके असिस्ट भी हैं, गोल भी हैं, उन्होंने मैचेस बदले भी हैं तुरंत आते ही। तो ये 3 नाम हैं। अब मेरे लिहाज से तो ऑब्वियसली अगर आप ट्रॉफीज देखो तो जॉर्जिनो के पास सबसे ज्यादा है। इंपैक्ट अगर आप ऑन ग्राउंड देखो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के लिहाज से तो कांते का बड़ा जबरदस्त है, और अगर आप प्रीमियर लीग और अगर आप अपनी टीम को एक तरीके से लीड करने वाली बात कह रहे हो तो केडीबी का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। इन तीनों में से चुनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आप पर छोड़ता हूं यह जिम्मेदारी कि आप मुझे बताइए कौन इस बार यह खिताब अपने नाम कर पाएगा। और इसके बाद अब हम आते हैं आखिरी जो हमारा हिस्सा है कि भाई अब हम जल्दी से आपको जो बता देते हैं कि और बड़े बड़े मैचेस जो अलग अलग लीग्स में रहे इस बार वो कौन कौन से रहे। तो शुरुआत करते हैं, हमारे पास शायद सबसे पहली टीम जो है वो प्रीमियर लीग्स की है। हम अगर मैन सिटी की तरफ बढ़े, और ये आप फुल फ्रेम दिखा सकते हैं, मैन सिटी की टीम ने 5-0 से जीत हासिल की है। पहला मुकाबला अपना हार गई थी, और इस मुकाबले में हार के बाद दरअसल वो सारी की सारी चीजें उठ खड़ी हुई थी एक बार फिर कि हैरी केन आएंगे या नहीं, लेकिन इस मुकाबले ने खास तौर पर उन्हें एक दम दे दिया है कि भाई हाँ, हम बिना हैरी केन के भी कर सकते हैं। जैक ग्रिलिश का पहला गोल आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, हम मैन यूनाइटेड की बात करते हैं। अगेन मैन यूनाइटेड के साथ वही हुआ यार जो हम एक तरीके से कहते हैं रियल मैड्रिड के साथ हुआ।
पहले मुकाबले में दमदार जीत, शानदार परफॉर्मेंस। आप पॉग्बा की परफॉर्मेंस देख लीजिए, आप फर्नांडिस की परफॉर्मेंस देख लीजिए, आप ग्रीनवुड की परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो सारी चीजें दमदार थी। लेकिन उसके बाद आपने यहां पर क्या देखा कि 1-1 से मुकाबला अगेन ड्रॉ हो गया। तो आप निश्चित तौर पर उम्मीद ये कर रहे थे कि मैन यूनाइटेड पहली जीत के बाद वो मोमेंटम कैरी करेगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। अगले मुकाबले पर अगर हम बढ़े, जिसमें हमारे पास जो है सेरिए की टीम है इंटर मिलान, 4-0 से तो इन्होंने भी अपना खाता जो है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सेरिए में भी यूवेंटस भी ने भी शुरुआत कर दी है, इंटर मिलान ने भी शुरुआत कर दी है। तो आप देखेंगे कि यहां पर भी चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं, क्योंकि मैनेजर आपने बदल दिए, लुकाकू इधर आ गए। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि ऐसे काफी चेंजेस हो चुके हैं, जिसके बाद ये लग रहा है कि इंटर मिलान ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि इंटर मिलान के साथ आप ये बार बार जोड़कर देखते हो कि जब लगता है कि अब ये टीम टॉप पर पहुंच चुकी है, तब वो टीम बदल दी जाती है। आप सेरिए का खिताब अपने नाम करते हो, उसके बाद पूरी की पूरी टीम ही बदल जाती है। ये समझ में नहीं आता है। हालांकि उनके जो पूरे के पूरे प्रेसिडेंट थे वो यहां तक आ गए थे, मतलब इटली तक आ गए थे जीत का जश्न मनाने के लिए टीम के साथ, फिर भी समझ नहीं आया कि ये चीजें क्यों बदल दी गई। इंटर मिलान ने हालांकि जीत से शुरुआत करी है। आगे बढ़े, यूवेंटस की टीम अगर हमारे पास है, यूवेंटस की भी टीम आकाश अगर आप देखें हमारे पास है, तो उसको देखें। हालांकि ये बुंदेसलीगा है, 3-2 आप देखें। बायर्न म्यूनिख ने जो है वो पहला मुकाबला अपना ड्रॉ किया था, लेकिन उसके बाद जीत से एक बार यहां पर फिर अपना आगाज के बाद जो है वो सफर जारी रखा है। तो आप बायर्न म्यूनिख की टीम को भी देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त रही है। अगर आप पिछला सीजन भी देखें, लेवेंडोव्स्की की हम बात करते हैं, उन्होंने पिछले सीजन भी 40+ गोल स्कोर किए थे। इस बार भी उन्होंने जो है खाता तो एक तरीके से खोल ही दिया है। तो बायर्न म्यूनिख की जीत, और इसके बाद हमारे पास अगर डॉर्टमुंड की टीम है, क्योंकि हम बुंदेसलीगा की बात कर रहे हैं, तो एक साथ हम इन दोनों टीमों पर चर्चा कर सकते हैं। अगर हम बुंदेसलीगा के इस दूसरे मुकाबले की तरफ बढ़े और डॉर्टमुंड की बात करें, तो डॉर्टमुंड की टीम ने भी, हालांकि इस वक्त पे हमारे पास यूवेंटस चल रही है, चलिए सेरी ए में हमारे पास जो थी वो यूवेंटस की टीम थी। इसमें जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई वो ये थी कि रोनाल्डो को जो है वो बेंच कर दिया गया था और स्टार्टिंग 11 का वो हिस्सा नहीं थे। स्टार्टिंग 11 का क्योंकि अगर वो हिस्सा नहीं थे तो बड़ी सारे सवाल थे कि भाई आप गोल भी कंसीड कर रहे हो, आप अपने बेस्ट प्लेयर को, रोनाल्डो फैंस का ये सोशल मीडिया पर लगातार कहना था कि उनको इस मुकाबले में क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। हालांकि काफी चीजें बदली भी हैं उस लिहाज से, अगर आप देखें यूवेंटस की पिछले सीजन की टीम और इस सीजन की टीम में बदलाव भी हैं, और खासतौर पर यह देखते हुए कि रोनाल्डो को लेकर जो अफवाहें थी वो भी शांत कर दी गई। खुद रोनाल्डो ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर डाला हुआ था और बाकायदा एक एक चीज मेंशन कर रखी थी। फिर भी जो है उनको लेकर के हमने देखा कि इस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि उनको बेंच पे बैठे देखना मेरे लिए निश्चित तौर पर थोड़ा परेशान करने वाला था, ये देखते हुए कि वो डिजर्व करते थे स्टार्टिंग 11 में हिस्सेदारी। इसके अलावा बाद में उन्हें मौका भी दिया गया, लेकिन उस दौरान भी वो काफी ज्यादा परेशान ही नजर आए। इसके अलावा वापस अगर हम बुंदेसलीगा पर आए, तो डॉर्टमुंड जिसने अपना पहला मुकाबला जीता था, वो टीम जो है इस मुकाबले में हार गई है। जब आप डॉर्टमुंड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक नाम जो हमेशा देखने वाला होता है वो अर्लिंग हालैंड का होता है, जो निश्चित तौर पर अगले साल जब ट्रांसफर विंडो खुलेगी तो आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड तोड़ कीमत उनकी लगने वाली है। वो कहां जाएंगे इसको लेकर तो अभी निश्चित तौर पर बहुत सारी अटकलें हैं। कुछ लोग कहते हैं बायर्न म्यूनिख जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं बार्सिलोना उन्हें ले लेगी, कुछ लोग कहते हैं रियल मैड्रिड में एम्बापे और हालैंड को आप साथ में देख सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि दोनों इस वक्त के अपने आप में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और इन दो बड़े खिलाड़ियों का एक साथ आना हो भी सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। हालांकि उन्हें हार मिली है, इस पर चर्चा करें तो निश्चित तौर पर डॉर्टमुंड के लिए हमेशा से आप देखते हो बुंदेसलीगा में कि उनके लिए जो है वो एक तरह से बायर्न म्यूनिख ही बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन यहां पर उनकी हार भी निश्चित तौर पर पहली जीत के बाद खटक रही होगी उनको। इसके बाद अगर हमारे पास इसके बाद हमारे पास है लीग 1 की वो टीम जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी और खत्म भी इसी से करेंगे, क्योंकि पीएसजी ने जो है वो लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है, बिना मेसी के, बिना नेमार के, बिना सर्जियो रामोस के। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टीम की भी डेप्थ कितनी ज्यादा है। जो मैं चेल्सी के साथ बोल रहा था कि भाई अभी तो एनगोलो कांते उसमें नहीं है, हमने टीमो वर्नर को नहीं देखा है ना, चालबाओ को उसमें नहीं देखा है हमने, तब भी चेल्सी की टीम जबरदस्त कर रही है। डेप्थ के लिहाज से ये टीम भी आप कह सकते हैं सबसे बढ़िया टीम इस वक्त पे, अगर आप सारी लीग्स को एक साथ देख लें उस लिहाज से लग रही है। और इसमें अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर डेप्थ भी है और अभी स्टार प्लेयर्स का आना बाकी है। लीग 1 के सारे मुकाबलों में आप मेसी को नहीं देखेंगे, ये हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि कंपटीशन उस लिहाज से है नहीं, तो आप उन्हें बचा कर रखेंगे चैंपियंस लीग जैसे मुकाबलों के लिए। ये थी जी इस हफ्ते की सारी अपडेट, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट्स पसंद आई हों। इसके अलावा जो भी आपके सुझाव हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं, या आप 5 बड़ी खबरें इस हफ्ते की एक बार फिर से देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं कि क्या आपके सुझाव हैं
और किस तरीके से आप देखते हैं कि इसे और बेहतर किया जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।